हाँ जी गाइज, वेलकम बैक प्लीज़। गाइज स्टाफिंग का चर्चा करना है। स्टाफिंग होता क्या है, अभी तक प्लानिंग करके आए, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग किया, ऑर्गेनाइजिंग में आपने क्या किया, एक वेकेंट जॉब पोजीशंस क्रिएट किया कि कैसा कैसा बंदा आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए होगा। आपने जॉब पोजीशंस को वेरियस अथॉरिटीज़ दी, डेलीगेट करी। जितनी ज़्यादा अथॉरिटी आप देते हो उतना ही बड़ा उसका रैंक होता है और वो सुपीरियर हो जाता है। जिसको ज़्यादा अथॉरिटी मिलती है और जिसको कम अथॉरिटी मिलती है वो सबऑर्डिनेट कहलाता है। ज़्यादा पावर वाला सुपीरियर हो जाता है, कम पावर वाला सबऑर्डिनेट कहलाता है। और आगे की चर्चा में यही देखा कि अथॉरिटी जिसके पास ज़्यादा होती है, सुपीरियर, वो आगे क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो डेलीगेट करेगा। और अकाउंटेबिलिटी कभी भी डेलीगेट नहीं होती है। इसकी चर्चा हम अपनी पिछली क्लासेस में करके आए हैं। तो कहने का मतलब सर ये हुआ मोटा मोटी कि अभी तक सर जॉब पोजीशंस की बात हुआ लगभग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बेटा अब चर्चा होने जाएगी कि अब हम लोग क्या करेंगे, उन्हीं जॉब पोजीशंस को फिल करेंगे। एक बात बताइएगा यार, आप कैसा पर्सन ढूंढना चाहोगे उस जॉब पोजीशन के लिए, एप्रोप्रिएट के इन एप्रोप्रिएट? कॉमन सेंस एप्रोप्रिएट। अब यार इसी के ऊपर ही निर्भर करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम होने वाला है। क्योंकि अगर हमने ये स्टेप ढंग से ना किया तो हम सही बंदा सही जॉब पोजीशन पे सही समय पर नहीं लेकर के आ पाएंगे। तो स्टाफिंग का मतलब भी यही होता है, क्या, फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब पोजीशन एंड एट द राइट टाइम। भाग समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सो दिस इज द स्टाफिंग गाइज, कि हमें सही मौके पर सही बंदे का चुनाव करना है, एक एप्रोप्रिएट मतलब उसके मतलब की जॉब पोजीशन के लिए, जो उसको बहुत सूट करती हो, जो उसके लिए बहुत सूटेबल हो। यहाँ तक का भाग क्लिक हो गया कि नहीं? यस सर। तो स्टाफिंग के अंदर यही होगा। सर फिर आप क्या पढ़ाओगे? फिर मैं पढ़ाऊंगा प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। बेटा स्टाफिंग में हमें अपने यहाँ पे कुछ स्टेप्स करने पड़ते हैं। देखो हर चीज़ के अंदर स्टेप्स करने पड़ते हैं। जरा मैं एक बार याद करवा दूँ। प्लानिंग के अंदर सबसे पहला क्या था बेटा, याद करवाइए, सेटिंग अप ऑफ एन ऑब्जेक्टिव। पढ़ के आया ही नहीं शायद, मुझे लग रहा है। सेकंड नंबर पे क्या था, डेवलपमेंट ऑफ प्रीमाइसेस। अगला क्या था, लिस्टिंग आउट वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। प्लीज बोलिए, मेरे को देखते मत रहिए। अगला क्या था, इवैल्यूएटिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। फिर क्या था, सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट वन। अच्छा फिर क्या था, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। फिर क्या था, फॉलो अप। अच्छा ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप्स क्या थे, IDAE, आई फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, D फॉर डिपार्टमेंटलाइजेशन, A से असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, E से एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। याद है कि नहीं है भैया? नहीं याद होना चाहिए था बेटा। अब इतनी बारी पढ़ा पढ़ा के तो मेरे को तो खून में फिट हो गया है। अच्छा डू सिद्धू याद है कि भूल गए हो? अच्छा D से क्या था? हाँ वो डायरेक्शन की डिसीजन मेकिंग। अच्छा दोनों ही है, चलो। अच्छा आई से क्या था, नहीं सॉरी ओ से क्या था, ओवरलैपिंग ऑफ द एक्टिविटीज, यही था ना शायद। अच्छा डू, फिर एस से क्या था, स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग, यस। आई से क्या था फिर फिर डी से क्या था, वो डायरेक्शन वाले में से हो गया। और यू से क्या था, अनसर्टेनिटीज। अच्छा मैंने एक और भी करवाया था ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस में, सोडा इज, एस फॉर स्पेशलाइजेशन, O for optimum utilization of resources, D for development of personnel, A से मुझे भी नहीं याद आ रहा, पूछ रहा हूँ मैं तो। हाँ नहीं, ए सोडा, A से क्या था, नहीं यार, एडॉप्शन ऑफ चेंज भी था एक, और A से एक और भी था शायद, वो तो E से हो गया ना। अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन वाला वर्ड बोला होगा हमने, यस 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 ठीक है। और सोडा एस में सी से क्या था, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। और फिर फाइनली ई से क्या था, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। चलो कोई बात नहीं, एकदम से नहीं भी याद रहता, बट स्टिल तुमको थोड़ा थोड़ा याद रहना भी चाहिए, ऐसे नहीं कि तुम बिल्कुल ब्लैंक होके आए हो। एनी हाउ बेटा स्टाफिंग का प्रोसेस की चर्चा करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। आइएगा प्लीज, फोकस करिएगा बेटा। सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन में ये देखेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने बंदों की लोड है।
बेटा जो मैं भी स्टेप करवाने जा रहा हूँ, जो बात आपसे करने जा रहा हूँ, उसको बोलते हैं सबसे पहले मैन पावर रिक्वायरमेंट, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। समझना है, लिखना नहीं है। क्यों तो लिख रही है बेटे, सुन पहले। एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट में सबसे पहले इसी स्टेप के अंदर फर्दर 3 चीज़ें हम करेंगे, जिसमें पहला होगा बेटा वर्क लोड एनालिसिस, फिर होगा वर्क फोर्स एनालिसिस, और फिर होगा कंक्लूजन। बेटा वर्क लोड एनालिसिस में होता क्या है, हम बेटा यहाँ पे देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन में कितने बंदों की लोड है और किस प्रकार के बंदों की लोड है। सपोज करो मैंने देखा मेरे को स्किल्ड लेबर चाहिए, कितने चाहिए, 50 चाहिए। बात समझ में आ गया होगा। फिर बेटा मैंने वर्क फोर्स एनालिसिस किया। वर्क फोर्स एनालिसिस का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो मैंने देखा मेरे पास स्किल्ड ऑलरेडी कितने लगे हुए हैं, 40 लगे हुए हैं। अच्छा, वर्कलोड में क्या था, चाहिए कितने, वर्कफोर्स में क्या है, कितने ऑलरेडी हैं। अच्छा, अब एक बात बताना, 50 चाहिए, 40 हैं, और चाहिए। अच्छा, कहने का मतलब इफ वर्कलोड एनालिसिस इज ग्रेटर देन द वर्कफोर्स एनालिसिस देन इट रिप्रेजेंट्स कि लोग ज्यादा लगे हुए हैं, कम लगे हुए हैं, कम लगे हुए हैं। तो इसको बोलते हैं अंडर स्टाफिंग। क्या बोलते हैं इसको, अंडर स्टाफिंग। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, और लोगों को हायर करना पड़ेगा। और वाइस वर्सा केस को हम क्या बोलेंगे, ओवर स्टाफिंग। तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, लोगों को निकालना पड़ेगा, ये ट्रांसफर करना पड़ेगा किसी और डिपार्टमेंट में। भाग समझ में आ गया होगा। चलो, अब आपने ये देख लिया कि भैया मेरे को 10 लोगों की लोड है। ये कहाँ देखा, मैन पावर रिक्वायरमेंट में। मेरे साथ साथ सोचो, आपको याद हो जाएगा। मैन पावर रिक्वायरमेंट में मैंने 3 काम किए थे। पहला था फिर से वर्क लोड एनालिसिस। अरे बोलो ना बेटे मेरे साथ, पहला क्या था भैया, चोट यहाँ पे है, मुंह में नहीं है, बोलो थोड़ा थोड़ा प्लीज। हाँ जी, वर्क लोड एनालिसिस, मन में बोलो, फिर नहीं बोला जा रहा। अगला क्या था, वर्क फोर्स एनालिसिस। अगला क्या था, कंपैरिजन। कंपैरिजन है, कंक्लूजन है, कंपैरिजन है, मुझे याद आ गया, कंपैरिजन है, खत्म। बेटा अब मेरे को 10 लोग चाहिए। मैं क्या करूंगा, लोगों के पास कहने का मतलब जो जो स्किल्ड लेबर मेरे को लगता है कि ये हो सकते हैं, मैं उनके पास या किसी भी तरीके से मैं लोगों के पास एक इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि आइए और आप मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करिए। तो यहाँ पे मैं लोगों को बुला रहा हूँ कि आओ आओ मेरे पास आओ और जॉब के लिए अप्लाई करो। नौकरी दी नहीं है, सिर्फ लोग अभी अप्लाई करेंगे। बेटा इसको बोलते हैं क्या, रिक्रूटमेंट। क्या बोलते हैं इसको, रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट में हम क्या बुलाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तभी इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्टेप। क्या बोलते हैं इसको, पॉजिटिव स्टेप। बिकॉज यहाँ पे इंटेंशन क्या है, आ जाओ आ जाओ। समझ में आ गया, यस सर। सर हम लोग रिक्रूटमेंट के 2 सोर्सेज की बात करेंगे। पहले होते हैं आपके इंटरनल सोर्सेज, फिर होते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज का मतलब होता है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों में से ही किसी ना किसी को बुला रहे हैं कि आके आजा अप्लाई कर दे। भाग समझ में आया होगा, यस सर। एक्सटर्नल में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक्सटर्नल में तो बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, जिसमें से एक का मैं नाम रखता हूँ, 2-3 नाम लेता हूँ। चलो, एक तो होता है एडवर्टीजमेंट। अब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो न्यूज़पेपर में अपनी एडवर्टीजमेंट निकाल रही है या ईमेल कर रही है आप लोगों को, जिसके माध्यम से वो आपको बता रही है कि हाँ जी ऑर्गेनाइजेशन को फला फला बंदे की लोड़ है, आप अप्लाई कर दीजिए। या आपने बहुत बड़ी एक नाम सुना होगा, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर एक बड़ी प्रचलित टर्म है कैंपस रिक्रूटमेंट। तो लोग क्या करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन वो यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में जाती हैं और वहाँ जाके वो लोगों को हायर कर लेती हैं, वहाँ जाके उनकी रिक्रूटमेंट हो जाती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट। तो ये एक्सटर्नल सोर्स बन गया। अगर ऑर्गेनाइजेशन के विदिन काम हो रहा है तो वो इंटरनल, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाके काम हो रहा है तो वो एक्सटर्नल। इसमें क्या मुश्किल है, बहुत ही सिंपल पॉइंट है, खत्म हो गया जी। हाँ जी, 2 स्टेप हो गए। पहला स्टेप याद कराओ, कौन सा था पहला बेटा, फटाफट से, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। अगला क्या बोला मैंने, रिक्रूटमेंट। अच्छा, अब मेरे पास बंदे बहुत सारे आ गए हैं, मेरे को चाहिए थे 10 बंदे, अप्लाई किन्होंने कर दिया, 200 बंदों ने अप्लाई कर दिया। तो भैया अब मैं 200 बंदों का इंटरव्यू कंडक्ट करूंगा, उनका टेस्ट कंडक्ट करूंगा। जो लोग भी वो टेस्ट इंटरव्यू क्लियर कर देंगे उनको हम क्या कर लेंगे, छांट के सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये तीसरा स्टेप क्या कहलाएगा, सिलेक्शन। सिलेक्शन में होता क्या है, नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स जिनको रखा जाता है इज वेरी लेस देन व्हाट, द नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स हु वर रिजेक्टेड। यस और नो गाइस, since the number of rejected candidates is quite higher than the selected candidates,
इसीलिए, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, द नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इज क्वाइट लेस देन द नंबर ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट्स, हेंस सिलेक्शन इज नॉन एज द नेगेटिव प्रोसेस। क्यों? यहाँ पे हमारी इंटेंशन क्या है? आओ आओ के जाओ 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 जाओ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? इसको नेगेटिव प्रोसेस कहा जाता। सिलेक्शन भी क्लियर हो गया होगा। चौथा, जिन लोगों को आपने सेलेक्ट कर लिया, अब हम उनके लिए क्या करेगा? उनका प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन करवाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेसमेंट गाइस? प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जाओ, जिस चीज के लिए तेरे को हायर किया है जॉब पोजीशन के लिए, जाके अपनी जॉब पोजीशन को संभाल लो। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरिएंटेशन? इंट्रोड्यूसिंग द एम्प्लॉय या न्यू कैंडिडेट जिसको आपने सेलेक्ट किया है, आप उसको पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करवा रहे हो ताकि वो कल को अपने आप को फेमिलियर सिचुएशन में महसूस करे। हम उसको सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बता रहे हैं, उसको जितने भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके बारे में अवगत करवा रहे हैं, उसको वॉशरूम का पता बता रहे हैं, उसको अपना कैंटीन का पता बता रहे हैं, अगर ये फलानी प्रॉब्लम आई तो उसके पास चला जाइए, यहाँ पे डॉक्टर वाला कमरा कहाँ पे है वो बता रहे हैं। तो उसको हम ऑर्गेनाइजेशन की गतिविधियों से अवगत करवा रहे हैं। इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन गाइस। यहां तक अब क्लिक होता होगा? यस सर। बेटा उसके बाद हमारे पास 5वें नंबर पे मुद्दा आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। क्या बोला मैंने वर्ड? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग गाइस? बेटा हमने किसी पर्सन को रख लिया, वो कॉलेज में भी काम सीख के आया, कॉलेज में उसने देखा है, कॉलेज में उसने थ्योरेटिकल नॉलेज को गेन किया है। बेटा थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज में बड़ा फर्क होता है, बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो उसी चीज़ के लिए हम अब क्या करेंगे? एक पर्सन को सारे के सारे रिक्वायर्ड स्किल्स के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज देने की जब बात करेंगे तो हम उसे क्या दे रहे हैं? ट्रेनिंग दे रहे हैं। सर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क होता है? बेटा जब मैं इस मुद्दे पर आगे जाके आऊँगा तब मैं इसको खोल के बताऊँगा कि इन दोनों में क्या बेसिक अंतर होता है। पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है आने के लिए, पर मैं उसकी चर्चा अभी नहीं करना चाहता, मैं बाद में करूँगा इसकी चर्चा आपके साथ। तो फिलहाल आगे 2-3 स्टेप्स और हैं, मैं उसकी चर्चा फिर जब आएंगे तो मुद्दों पे तब करूंगा। फिलहाल सिलेक्शन का मीनिंग कवर हो गया होगा। फिर से सिलेक्शन मीन्स फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब पोजीशन एंड एट द राइट टाइम। एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन? फर्स्ट एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, उसके अंदर 3 पार्ट थे, वर्क लोड एनालिसिस, वर्क फोर्स एनालिसिस, कंपैरिजन। फिर हम बाहर आए थे रिक्रूटमेंट पे, फिर आए थे सिलेक्शन पे, फिर आए थे प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन पे, एंड द लास्ट में किसके ऊपर आए हम लोग? अभी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे। गाइस सारा मुद्दा बिल्कुल दुरुस्त क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा जो मैंने करवाना है। तो आइएगा फटाफट से मैं अपनी चर्चा को बढ़ाऊंगा। ठीक हम 17 से 18 मिनट में ये सारी चर्चा को नोट डाउन करेंगे और फिर अगली क्लास की ओर मूव करेंगे गाइस। ओके ओके सर, लिखना चालू करिएगा। और कल की क्लास जो है वो ठीक 4 बजे शुरू करने का प्रयास रहेगा। आप नहीं भी आएंगे, मैं 2 बच्चों के साथ भी क्लास चालू कर दूंगा, मैं पहले बता दूं, ठीक है? आई विल नॉट बी वेटिंग फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच। राइट डाउन मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। सर क्या स्टाफिंग? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है बेटा। स्टाफिंग मीन्स finding the right person for the right job position having the right qualification and at the right time. And at the, हाँ जी guys, right time. This B point function is related to the human element
ह्यूमन एलिमेंट, प्रोसेस, बेटा जो पहली हेडिंग है, रिसेंटली के एग्जाम में इसके ऊपर पेपर में एमसीक्यू आया था, अभी जो पेपर हुआ है उसके अंदर एमसीक्यू था इसके ऊपर, प्रोसेस। हाँ जी, सारे बच्चे ऊंची आवाज में मुझे पहली हेडिंग जरा बोलेंगे, क्या थी बेटा? बोलिए। एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाँ जी, एस्टिमेशन के अंदर स्टेप 1 क्या था पहला? थैंक गॉड, वर्कलोड एनालिसिस। हाँ जी, लिखिएगा इसके अंदर, इन दिस। हाँ जी, ऑर्गेनाइजेशन विल फाइंड अच्छा, क्या क्या फाइंड कर रही है? फाइंड द नंबर and the type of the employees required in the organization. समझ में आ गया होगा? स्टेप नंबर 2। हाँ जी, कौन सा था जरा बताएंगे? वेरी गुड आंसर, वर्क फोर्स एनालिसिस। बेटा जब तैयारी करते हो ना तो क्यूमुलेटिव रिवीजन किया करो। मैं क्यों प्लानिंग के स्टेप बार बार दोहराता हूं? ताकि पिछला भूल ना जाए। क्या पता मेरी इसी आदत को अपना के आप भी इसको अपनी आदत बना लो, और बार बार चीजें दिमाग में आएंगी तो फिर वो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। तो इसलिए बेटा वर्क फोर्स एनालिसिस लिखिएगा इन दिस। अच्छा, क्या होगा इसमें? ऑर्गेनाइजेशन विल फाइंड द एक्चुअल नंबर and the type of employees क्या already working in the organization। अरे बोलो ना जी। बेटा आज मैं एक तरीका बताऊंगा, आपने मुझे कल प्लानिंग वैसे रिवाइज करके दिखाना है। सिर्फ एक पन्ने पे प्लानिंग पूरा खत्म हो जाना चाहिए आपका, 1 या 2 पन्नों के अंदर बस। कल रिवाइज करके आना, आई विल सी कि आप क्या करके आए हैं। और ऐसी 2-2 3-3 पन्ने करते करते कितने चैप्टर हैं? 12 चैप्टर हैं, 12 तो 36 पेज में सारी किताब खत्म। टिप्स पे याद हो जानी चाहिए तुमको, टिप्स पे। मैडम बोले बीएड से सुना, तुम 3 घंटे पूरी बीएड से सुना दे मैडम को। हमारे यहाँ डीएवी में एक प्रिंसिपल आए थे, आरएस पटियाल सर, लुधियाना के डीएवी से, क्योंकि पूरे पंजाब में सबसे अच्छा डीएवी लुधियाना का माना जाता है। उस प्रिंसिपल सर की खासियत थी, उनको पूरी टेक्स्ट बुक्स जितनी भी 10th तक होती हैं, हर पेज का भी पता था कि इस पेज पे ये लिखा हुआ है। इस पेज के आप इधर घुमाओगे तो साइड में छोटा सा पैराग्राफ है, वहां पे ये वाली बात लिखी हुई है। वो इतना बंदे का माइंड था। मैं वैसा तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं आपसे, बट द थिंग इज जस्ट इमेजिन यार, ये शौक की बात है। आपको पता है आपकी कितनी बड़ी कैपेबिलिटी है। मुझे नहीं पता आप कितने जुड़े हुए हो। आप खुद परमात्मा बन सकते हो। परमात्मा ने हमें ऐसा बना के भेजा है कि जा मेरे जैसा बन जा करके, लेकिन हम लोग उस रास्ते पर नहीं चलते। अगर हम वैसे बन सकते तो हम कुछ भी कर सकते हैं। दैट मीन्स हमारे में है ऐसी शक्तियां।
बट वो अनएक्सप्लोर्ड है, हम उस पर काम ही नहीं करते, हमारे को तो सिर्फ इंस्टाग्राम चाहिए। चलिए मैं मुद्दे पे आऊँ, वर्कफोर्स एनालिसिस समझ में आ गया होगा। स्टेप नंबर 3, हाँ जी गाइस, कंपैरिजन। इफ हाँ जी, अब मुझे आप खुद बताना कब अंडर स्टाफिंग होगी और कब ओवर स्टाफिंग होगी, ठीक है ना, खुद से। इफ वर्कलोड एनालिसिस इज ग्रेटर देन वर्कफोर्स एनालिसिस, then it represents understaffing. तो दर्शन एक दिन भी नहीं हुए। And in vice versa case, it represents overstaffing. अच्छा एक बात बताओ, अंडर स्टाफिंग में क्या करोगे, लोगों को रखोगे? और ओवर स्टाफिंग में क्या करोगे, लोगों को निकाल दोगे या ट्रांसफर कर दोगे? अच्छा, निकालने को क्या बुलाते हैं? रिट्रेंच। क्या बोलते हैं उसको? रिट्रेंचमेंट करना, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं, लिखेगा, नेक्स्ट पॉइंट बनाना इसी के अंदर ही। इन केस ऑफ अंडर स्टाफिंग, we are required to hire the people and in case of overstaffing क्या करना पड़ेगा? we are required to retrench और हाँ जी transfer the people। बड़ा सारे बच्चे मेरे को देखें, रिक्रूटमेंट, हाँ जी, रिक्रूटमेंट में आप क्या करते हो, लोगों को इंड्यूस करते हो कि आओ और हमारे पास आके नौकरी के लिए अप्लाई करो। इट इज अ प्रोसेस। in which the organization क्या कर रही है? induces the people to apply for the job in the organization। अच्छा, हमारे पास कितने सोर्सेज होते हैं रिक्रूटमेंट के? 2। देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। थोड़ा जल्दी लिखें बेटा। अच्छा, पहला कौन सा था, जल्दी से बताइए? इंटरनल। देखो जी, इंटरनल रिसोर्स। अच्छा, यहां पे बाहर से बुलाएंगे, घर से बुलाएंगे? इन दिस कॉमा इंडिविजुअल फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ इज कॉल्ड, उसको बुलाते हैं टू फिल द व्हाट गाइस, टू फिल द vacant job position। अब भाग समझ में आ गया कि नहीं आया, बताओ तो। एक्सटर्नल, राइट डाउन इन दिस
people from outside the organization are called to fill the vacant job position. चलो बेटा आगे चलें. यस सर. हाँ जी, 2 हेडिंग खत्म हो गई है आपकी. तीसरी हेडिंग लिखो सिलेक्शन गाइस. In this comma the most suitable candidate is selected to fill the vacant job position. Number B point. Since the number of selected candidates are less than the rejected candidates, hence selection is known as a, हाँ जी, नेगेटिव प्रोसेस. बेटा कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया होगा. बेटा चौथा हेडिंग आप लिखेंगे फटाफट से. ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट. ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट. हाँ जी, ओरिएंटेशन मीन्स introducing the new employees with the, हाँ जी किसे इंट्रोड्यूस करवाओगे? with the existing ones full stop. B point. In some or in ऐसे लिखो, in small organizations, comma, superior will take the new employee with himself. सुपीरियर उसको लेके जाएगा और सब लोगों को कैबिन में जाके उसको इंट्रोड्यूस करवा देगा कि हाँ जी इसको हमने नया रखा है. Superior will take the new candidate or employee with himself on round and introduce him with the existing employees. उसको सबसे इंट्रोड्यूस करवा देगा. C point. Similarly, in the large organizations, there is a big function. एक फंक्शन का आयोजन किया जाएगा. there is a big function to carry out the orientation.
अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय द प्लेसमेंट गाइस? लिखो, इन प्लेसमेंट कॉमा candidates are asked to fulfill the vacant job positions and for this they are given a appointment letter. आपकी प्लेसमेंट कब पक्की मानी जाती है? जब आपके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आ जाए. अंडरलाइन अपॉइंटमेंट लेटर. अपॉइंटमेंट लेटर का नाता किसके साथ है? प्लेसमेंट के साथ है बेटा. याद है मैंने पहले एक डॉक्यूमेंट का नाम रखा था जॉब डिस्क्रिप्शन, याद आ रहा है? अच्छा, कहाँ पे सीखा था वो आपने? अब ये मत कहना ऑर्गेनाइजिंग में, वो तो मुझे भी पता है. असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज के अंदर सिखाया था. यस. सो गाइस, इसी के साथ एक रह गया स्टेप कल करते हैं. लेट अस वाइंड अप दिस सेशन. बंद करिएगा. ब्रेक की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे उम्मीद है बेटा. ठीक 2 मिनट की ब्रेक लो. 4:55 पे क्लास चालू हो जाएगा प्लीज.